Hello and welcome to Doctor's Health Talk Show. मेरा नाम डॉक्टर फरहान तहीर है. मैं रूमेटोलॉजिस्ट हूँ फिलाडेल्फिया में. टुडे मेरे साथ मेरे फ्रेंड एंड कॉलीग डॉक्टर फजली उमर महमूद जो रूमेटोलॉजिस्ट हैं मिशिगन एन आर्बर में, वो आज ज्वाइन कर रहे हैं. फजल, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम. ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र. वालेकुम अस्सलाम. Fazal, thank you for coming back for another session on rheumatic diseases. Today we are going to talk about psoriatic arthritis. So आप काइंडली थोड़ा सा स्टार्ट करें इस डिजीज की डेफिनेशन के बारे में, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल थिंक इट इज काइंड ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस डिजीज. सो थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करें, क्या है ये? So psoriatic arthritis एक किस्म का इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है. आपकी एक पहले वीडियो में भी इस पर जिक्र किया था कि इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस वो होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड हो, जिसमें इम्यून सिस्टम एक्टिव होके अटैक करे जोड़ों को. तो सोरियाटिक आर्थराइटिस भी उसकी एक किस्म है रूमेटॉइड की तरह, जिसके अंदर पेशेंट्स को सोराइसिस, जो कि एक स्किन रैश है, वो भी एक ऑटोइम्यून स्किन डिजीज है, वो साथ हो और उसके साथ साथ जोड़ों पे भी डिजीज अटैक करना शुरू कर दे, तो हम उसको सोरियाटिक आर्थराइटिस कहते हैं. सो ये ऑटोइम्यून डिजीजेस की एक डिजीज कैटेगरी में शामिल होती है. ये बताएं कि जो स्किन कंडीशन है वो किस तरह की अपीयरेंस होती है उसकी, और स्किन के अलावा और भी कोई क्या बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं इस डिजीज से? सोराइसिस जो है, जो कॉमन लोगों को एक्जिमा या डर्मेटाइटिस है, उससे काफ़ी मिलता जुलता लोगों को यहाँ तो रैश नज़र आता है, लेकिन जो इसमें हॉलमार्क है वो फ्लेकिंग ऑफ द स्किन, जिसको हम कहते हैं कि स्किन जो है वो उसकी फ्लेक्स उतरते हैं. सोराइसिस में ये बहुत कॉमन है. और भी उसकी काफ़ी वैरायटीज़ हैं. सबसे कॉमन जो है वो फ्लेकी और प्लाक, जिसमें डेड स्किन जो है उसका उखड़ के गिरना है. लेकिन कई दफ़ा डैंड्रफ की तरह बहुत सीवियर स्कैल्प में हो सकता है, सिल्वर कलर की डैंड्रफ की तरह का रैश हो सकता है, कोनियों पे होता है, घुटनों पे होता है. और बॉडी पार्ट्स हैं जहाँ पे रैश हो सकता है, बेली बटन में, ग्रॉइन में, कानों के पीछे. और कई दफ़ा पेशेंट्स में नेल चेंजेस होती हैं, उसमें जो नेल्स हैं उसको अफेक्ट करना शुरू करती है, तो नेल्स काफ़ी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं. वो काफ़ी उसकी हॉलमार्क है डिजीज़ का. अगर वो नज़र आ जाए तो आपको समझ आ जाती है सोराइसिस है. और कई दफ़ा आई इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसको हम आयराइटिस या यूवियाइटिस कहते हैं. वो भी कॉमन है सोराइसिस के साथ और सोरियाटिक आर्थराइटिस के साथ. सो फजल, ये हाउ कॉमन इज दिस डिजीज? कितनी क्या प्रेवलेंस है इसकी दुनिया में? यूएस में इसकी प्रेवलेंस, इस पे डेटा है, वो तकरीबन 2 से 3% है, यानी कि व्हिच इज क्वाइट बिग, कि हर 100 में से 2 से 3 लोगों को सोरियाटिक आर्थराइटिस होता है. तो सोरियाटिक आर्थराइटिस सोराइसिस से कम है कॉमन. सोराइसिस ज़्यादा लोगों में होता है, यानी कि अगर 100 लोग हैं जिनको सोराइसिस है, तो उनमें सोरियाटिक आर्थराइटिस जो है वो 30 से 40 लोगों को होगा, हर एक को नहीं होगा. अगर सोरियाटिक आर्थराइटिस का इंसिडेंस देखा जाए तो वो 2 to 3% है, यानी कि हर 100 में से 2 से 3 लोगों को आर्थराइटिस है यूनाइटेड स्टेट्स में, सोरियाटिक आर्थराइटिस. आमतौर पे जो लोगों को रूमेटोलॉजिस्ट के पास आते हैं उनको आर्थराइटिस की कंप्लेंट्स होती हैं, और जिनको स्किन की सिर्फ इन्वॉल्वमेंट होती है वो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं. तो ये क्या सीक्वेंस आमतौर पे देखा गया है? कौन सी डिजीज पहले आती है मरीज में? तकरीबन 40 से 50% लोगों में पहले स्किन की मैनिफेस्टेशंस होती हैं, और वो यूजुअली 6-7 साल पहले मरीज को स्किन डिजीज रहती है, और फिर जोड़ों में उसकी अलामात होना शुरू होती हैं. और यूजुअली हमारे पास रेफरल जो है वो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास से आता है कि वो हम उसको सोराइसिस ट्रीट कर रहे हैं और मरीज को जोड़ों में दर्द हो रही है या उसके जोड़ सूज रहे हैं. ये सबसे कॉमन है सिनेरियो. दूसरा जो सिनेरियो है वो, उसमें कई दफ़ा जॉइंट मैनिफेस्टेशंस पहले आ जाती हैं स्किन के मुकाबले में. वो इतना कॉमन नहीं है. वो तकरीबन 10-15% लोगों में पहले ऐसे होता है कि जिसमें जोड़ पहले आ जाएं और स्किन की मैनिफेस्टेशंस बाद में आए. और वो यूजुअली अगर जॉइंट इन्वॉल्वमेंट पहले हो तो स्किन 1 साल के अंदर अंदर उनको स्किन की डिजीज होना शुरू हो जाती है. और जो तीसरा सिनेरियो है वो भी 10 से 15% लोगों में है, जिसमें कि दोनों डिजीजेस एक साथ शुरू होती हैं. जैसे स्किन की मैनिफेस्टेशन शुरू होती हैं, वैसे वैसे जोड़ भी साथ ही इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं.
अच्छा, और कोई जीन्स या फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक्स का कोई रोल है इस डिजीज में? ये इसमें काफ़ी कॉमन है। हम मरीज़ों से सवाल अक्सर पूछते हैं कि आपको फैमिली हिस्ट्री है सोराइसिस की। अगर खुद नहीं है मरीज़ को स्किन डिज़ीज़, लेकिन उसके जोड़ों से ऐसा लग रहा है कि उसको सोरियाटिक आर्थराइटिस हो सकता है, तो हम उससे सोराइसिस की फैमिली हिस्ट्री पूछते हैं। तो काफ़ी 40-50% लोगों में फैमिली हिस्ट्री होती है सोराइसिस की, अ, जो बहुत कॉमन है। इसी तरह सोरियाटिक आर्थराइटिस अगर एक फैमिली मेंबर को हो, तो उसमें दूसरे लोगों को होने का भी चांस है। अच्छा। अच्छा, ये कोई रिलेशनशिप क्या है कि अगर पेशेंट के स्किन इन्वॉल्वमेंट हो रही है तो उनको, अगर उसका फ्लेयर चल रहा है तो आर्थराइटिस का भी फ्लेयर हो जाएगा? ऐसे कोई प्रॉब्लम देखा गया है? यूजुअली जिन लोगों में स्किन और जोड़ सोराइसिस और सोरियाटिक आर्थराइटिस एक साथ स्टार्ट हों, उनमें ये कॉमन है फिनोमेनन कि अगर स्किन फ्लेयर करती है तो साथ जॉइंट डिजीज भी फ्लेयर करती है। जिन दिनों में स्किन फ्लेयर रुक जाता है, जॉइंट भी काम डाउन हो जाते हैं, उनमें ये फिनोमेनन ज़्यादा कॉमन है। वरना अदरवाइज स्किन डिजीज बेशक जितनी मर्जी कई दफ़ा बहुत अच्छी कंट्रोल हो जाती है, लेकिन जोड़ जो है वो इन्फ्लेम्ड रहते हैं, तो वो उनको हम कहते हैं कि उनका दे हैव वेरिएबल कोर्स। वो स्किन अपने कोर्स पे चलती है, जॉइंट अपने कोर्स पे चलते हैं। अच्छा, तो आपने अभी शुरू में थोड़ा सा मेंशन किया था कि स्किन की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो कॉमन साइट्स क्या क्या हैं जहाँ पे हम अक्सर औकात इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं स्किन चेंजेस? सबसे कॉमन जो है वो जिनको हम एक्सटेंसर सर्फेसिस कहते हैं बॉडी की, कोहनियों पे हो गई, घुटनों पे हो गई, ये दो सबसे कॉमन जगह हैं। उसके अलावा टांगों पे, फोर आर्म्स पे, ट्रंक पे भी है। जो स्पॉट्स हिडन है, जिसका कि पूछना जरूरी होता है, कानों के पीछे, कान के अंदर, स्कैल्प में रैश कई दफा बहुत छोटा सा भी होता है, तो मरीज समझता है कि छोटी सी को डैंड्रफ है। इसी तरह बेली बटन के अंदर, ग्रॉइन में, ये वो जगह हैं जहाँ पे कि रैश जो है वो कॉमनली एविडेंट ना हो और शायद मरीज जिक्र भी ना करे उसके लिए उतनी कोई वो। कई दफा एम्बैरेसिंग भी होता है कि वो नहीं बताते कि पेट में या ग्रॉइन में रैश है। ठीक है। अच्छा, अब एज ए रोमेटोलॉजिस्ट आपके लिए तो ये बहुत आसान होगा किसी को सोरियाटिक आर्थराइटिस की डायग्नोसिस देना, लेकिन जो व्यूअर्स सुन रहे हैं या अदर डॉक्टर्स, उनको बताएं कि क्या क्राइटेरिया है या कोई सिस्टम है जिसके मुताबिक आप डायग्नोस करते हैं इस पेशेंट को? जो आपका कमेंट है, मैं अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि रोमेटोलॉजिस्ट के लिए भी सबसे मुश्किल डायग्नोसिस बनाना सोरियाटिक आर्थराइटिस का है। उसकी वजह यह है कि इस दौर में हम लोग बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं डायग्नोस्टिक्स पे। ब्लड टेस्ट हो गया, एक्सरेज, एमआरआई। सोरियाटिक आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है कि जिसके अंदर कोई खास ब्लड टेस्ट एब्नॉर्मेलिटीज मोस्ट केसेस में मरीजों को कोई आपको नहीं नजर आएंगी। एक्सरे की भी जो फाइंडिंग्स है वो बहुत कई दफ़ा लेट नज़र आती हैं, तब तक डायग्नोसिस बनाना इतना मुश्किल नहीं रहता। तो शुरू में कोई एक्सरे फाइंडिंग्स, इवन एमआरआई पे भी कोई बहुत ज़्यादा फाइंडिंग्स कई दफ़ा नहीं होती। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाया जाए। पहले तो जैसे भी बात की कि मरीज को सोराइसिस है, उसको फैमिली हिस्ट्री है, और उसके बाद जो इसके जोड़ों की अलामात हैं वो बहुत ज़्यादा वेरिएबल हैं। उसके अंदर कोई खास सेट पैटर्न नहीं है। कुछ मरीजों में 1 से 2 जोड़ इन्फ्लेम होंगे, जैसे घुटना हो गया या टखना हो गया, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेम्ड हो जाएगा। कुछ मरीजों में कमर दर्द की शिकायत होगी, और वो भी जिसको हम इन्फ्लेमेटरी बैक पेन कहते हैं, उसकी हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी है कि मरीज़ को रात में कितनी दफ़ा नींद खुलती है कमर दर्द से, सुबह कमर में कितनी देर अकड़ाव रहता है, 2 घंटे, 3 घंटे मॉर्निंग स्टिफनेस रहना, वो एक अलामत है इसकी। उसके अलावा जो जोड़ हैं, वो रूमेटॉइड की तरह कई दफ़ा काफ़ी ज़्यादा जोड़ इन्वॉल्व हो जाते हैं, हाथों के, पैरों के, टखनों के, तो उससे समझ आ जाती है। और एक जो इसकी बहुत कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस है, उसको हम डैक्टिलाइटिस कहते हैं, जिसके अंदर एक फिंगर या एक टो जो है वो बहुत सूज जाए, तो वो एक सारे बाकी नॉर्मल लगते हैं, और एक उंगली या पैर की कोई वो बहुत ज्यादा सूजी लगती है, सॉसेज लाइक अपीयरेंस उसको हम कहते हैं, तो वो उसको डैक्टिलाइटिस कहते हैं। वो बड़ा कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस है। और जो चीज सोरियाटिक आर्थराइटिस में होती है कि उसको हम कहते हैं एंथेसाइटिस, जहाँ पे टेंडन हमारे बोन के साथ अटैच होता है, उस जगह को इंथीजियल स्पॉट कहते हैं, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो कुछ मरीजों को सोराइसिस के साथ अगर प्लांटर fasciitis रहना शुरू हो जाए, बहुत ज़्यादा हील में दर्द रहना शुरू हो जाए, या अगर उनको अकीलीज टेंडन में दर्द रहना शुरू हो जाए या सूज जाए वो टेंडन, तो वो भी एक काफ़ी
कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस है. तो ये 2-4 चीज़ें हैं. प्लस अगर मरीज़ को नेल फाइंडिंग्स हो, अगर उनके नेल्स काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएँ सोराइसिस के साथ, तो तकरीबन 80% चांस है कि उनको सोरियाटिक आर्थराइटिस भी होगा. तो ये फीचर्स हैं जिससे कि आप को काफ़ी क्लूज़ मिल जाते हैं इस डायग्नोसिस के. अच्छा, ये आपने इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्क्राइब की हैं, क्योंकि मैं एक दफ़ा एक रूमेटोलॉजिस्ट हैं उनके से डिस्कस कर रहा था. उन्होंने कहा कि वो ये कि कुछ कंट्रीज़ में लोग इतना इजीली अपनी स्किन को डिस्क्लोज नहीं करते डॉक्टर्स के साथ. तो वो मरीज़ काफ़ी अरसे से ट्रीटमेंट आर्थराइटिस का करवा रहा था, उसको ऑस्टियो आर्थराइटिस डायग्नोज हुआ था, लेकिन कभी भी किसी ने उसको ये नहीं कहा था, खातून थी, कि अपनी घुटने दिखाएं, क्योंकि उधर वो सोराइसिस के पैचेस थे. तो ये एक लिमिटेड फैक्टर है कुछ कल्चर्स के अंदर कि हम लोग इतना एक्सपोज नहीं करते स्किन को, और कोई थॉरो एग्जाम नहीं हो सकता. नेल्स की भी चेंजेस मुश्किल हो जाती हैं जब लोगों ने आर्टिफिशियल नेल्स लगाए हुए हों या पेंट किए हुए हों. तो वेरी गुड पॉइंट्स आपने बताए. अच्छा, एक मुझे याद ऐसे आया, मैं हाउस जॉब कर रहा था एक दफ़ा, और एक पेशेंट जिसके बहुत ही डिफॉर्म्ड हैंड्स थे, और मुझे ये याद है कि उसको सोरियाटिक आर्थराइटिस डायग्नोज हुआ था. मैं उस वक्त तो अपना एक जिस मेडिकल स्टूडेंट था, तो मुझे कोई इतनी खास पता नहीं था क्या है ये. तो कोई टाइप्स हैं इसमें सोरियाटिक आर्थराइटिस की, और वो जो टाइप थी वो कौन सी टाइप होगी जिसमें बिल्कुल ही डिफॉर्मिटी जॉइंट्स की हो जाती है? जो आप डिस्क्राइब कर रहे हैं उसको जिसको हम कहते हैं आर्थराइटिस म्यूटिलेंस, मोस्ट लाइकली होगा मरीज को. उसकी फॉर्म ये भी है सोरियाटिक आर्थराइटिस की, वो जब वो इतनी एग्रेसिव टाइप की होती है कि वो ऑलमोस्ट बोन्स को और जॉइंट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है. तो एक्चुअली ईट्स अप द जॉइंट जिसको हम कहते हैं. तो वो इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि वो उसमें काफ़ी डिफॉर्मिटीज डिस्क्राइब की गई हैं. एक पेंसिल इन कप डिफॉर्मिटी है कि वो नीचे वाला जो जोड़ है, अगर जैसे ये उंगली है तो ये नीचे वाला जो हिस्सा है वो जैसे कप है उसकी तरह का उसका मुंह हो जाएगा, और जो ऊपर वाला वो बिल्कुल पेंसिल की तरह बारीक हो जाएगा. तो वो टेलीस्कोपिंग फिंगर, आप उसको फिंगर को अंदर बाहर कर सकते हैं. तो वो उसको आर्थराइटिस म्यूटिलेंस कहते हैं. वो म्यूटिलेटेड एक जोड़ हो जाते हैं. एक वो वेराइटी है, वो इतनी कॉमन नहीं है. और अगर उसको आप अर्ली डायग्नोज कर लें सोराइसिस और सोरियाटिक आर्थराइटिस को, और अब जो हमारे पास ट्रीटमेंट्स हैं, तो होपफुली मरीज को वो कभी होना नहीं चाहिए. उसके अलावा जैसे पहले जिक्र किया कि सिर्फ बैक इन्वॉल्वमेंट के साथ आ सकता है, जिसको स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं. उसमें और भी डिजीजेज हैं जिसमें बैक इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन इसकी ज़रा कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस है. इसमें एक साइड पे कई दफ़ा ज़्यादा होता है दोनों साइड के मुकाबले में. एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक डिजीज है जिसमें बैक इन्वॉल्वमेंट होती है. उसमें यूजुअली नहीं, उसमें होता ही दोनों तरफ बैक की इन्वॉल्वमेंट होती है. इसमें सिर्फ एक साइड पे ज़्यादा हो सकता है. और जैसे पहले जिक्र किया कि काफ़ी ऐसे मरीज़ हैं, आपने भी देखे होंगे, जिसमें और कोई अलामत नहीं है, सिर्फ ये है कि उनका एक घुटना जो है वो इन्फ्लेम्ड रहता है हर वक्त, बाकी उनके सारे जोड़ ठीक रहते हैं. तो इसमें काफ़ी वेरिएशन है सोरियाटिक आर्थराइटिस की मैनिफेस्टेशन में. और जैसे आपने पहले जिक्र किया, अगर रूमेटोलॉजिस्ट एज अ रूमेटोलॉजिस्ट हमें शक हो कि मरीज़ को सोरियाटिक आर्थराइटिस हो सकता है और मरीज़ कोई सोराइसिस की हिस्ट्री नहीं दे रहा, तो हमें उसको ज़रा टारगेटेड क्वेश्चंस करने चाहिए कि आपको कभी टांगों पे, ग्रोइन में, कान के पीछे, और अगर वो आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है एग्जामिनेशन के लिए, तो आप उसको कहें कि आप अपने प्राइमरी केयर डॉक्टर या किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को जाके आप पूरा हेड टू टो स्किन एग्जाम करवाएं. तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है. अच्छा, वेरी गुड. अच्छा, आपने ये बताया कि एक्सरेज जो हैं वो समटाइम्स इतनी एविडेंट नहीं होते हैं, बहुत सालों बाद एक्सरे की फाइंडिंग्स आती हैं. और क्या डायग्नोस्टिक टूल्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे आपने कहा वो टेंडन की डिजीज को या बैक की डिजीज को पिकअप करने के लिए? मेरा ख्याल है आप अल्ट्रासाउंड या एमआरआई की तरफ या मैं क्वेश्चन उनके करना बारे चाह में रहे पूछना हैं. चाह रहा हूँ कि एमआरआई का कोई है रोल इसमें? तो एमआरआई में कुछ केसेस में साल 2 साल पहले, इससे पहले कि अगर एक्सरे में फाइंडिंग आए, तो एमआरआई साल 2 साल पहले बोन चेंजेस पिक कर लेता है. उसके अंदर हमें बोन मैरो एडीमा नजर आ जाता है, इन्फ्लेमेशन नजर आ जाती है. टेंडन अगर इन्फ्लेम्ड है तो अल्ट्रासाउंड सुपरफिशियल होता है, उसके अंदर आपको इन्फ्लेमेशन टेंडन की नजर आ जाती है या स्वेलिंग नजर आ जाती है. तो वो भी हेल्प कर देते हैं आपको. अब वो जिसको हम कहते हैं कि वो स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक चीजें नहीं है, क्योंकि वो और भी चीजों में हो सकता है. लेकिन अगर आप ऑलरेडी सोच रहे हैं कि मरीज को सोरियाटिक आर्थराइटिस होगा या इसको फैमिली हिस्ट्री है, और साथ आपको उसका टेंडन इन्फ्लेम मिल जाए, या आपको एमआरआई पे कोई अर्ली चेंजेस नजर आ जाए,
تو آپ بہت جلدی سوریاٹک آرتھرائٹس کا ڈائگنوسس بنا کے جلدی ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر سکتے ہیں. اچھا دیٹس گڈ. میں اب آپ سے 2 اور مزید کوشچنس کروں گا. ایک تو کوئی بلڈ ٹیسٹ ایسا ہے جو کہ ہیلپ کر سکتا ہے یا انڈیکیٹ کر سکتا ہے انفلیمیشن بلڈ میں ان پیشنٹ کے اندر؟ یوزلی جو روماٹولوجسٹ کے بلڈ ورک ہوتے ہیں اس کے اندر ہم ESR اور CRP جو 2 مارکرز آف انفلیمیشن ہے وہ کرتے ہیں. وہی والی بات ہے کہ وہ کسی بھی انفلیمیٹری آرتھرائٹس میں ایلیویٹڈ آ سکتے ہیں. تو ایز روماٹولوجسٹ آپ کو اس کو ہم کہتے ہیں ہائی انڈیکس آف سسپیشن, یعنی کہ آپ کو پہلے سے سسپیشن ہوگا سوریاٹک آرتھرائٹس کا اور ساتھ وہ بلڈ ٹیسٹ پازیٹیو آئیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ اس وجہ سے ہی زیادہ ہوں گے, ورنہ کوئی ایسا خاص اسپیسیفک بلڈ ٹیسٹ نہیں ہے سوریاٹک آرتھرائٹس کا جو کہ ڈائگنوسٹک ہو. اچھا گڈ. اب آپ سے ایک اور بات یہ پوچھنی ہے, میں تھوڑا سا بیسک چیزوں کو ڈسکس کروں گا کہ ٹریٹمنٹ. ہمارے امریکہ کے اندر ٹریٹمنٹ تو بہت ایڈوانس ہو گئی ہے سوریاٹک آرتھرائٹس کی, تو تھوڑا سا پرسپیکٹو دیں کہ اولڈ ٹریٹمنٹ کیا تھی اور نیو ٹریٹمنٹ کیا. تو امریکہ میں بھی آج سے 20 سال پہلے تک تو ٹریٹمنٹ یہی تھی کہ مریض کو جو نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹریز ہیں, جو NSAIDs, آئیبوپروفین یا بروفین ہے جیسے, یا ایڈویل, موٹرن, الیو, ایسی دوائیاں, ڈپراکسن, وہ مریض لیتے تھے اور اس میں سے کافی لوگ جو ہیں ان کی ڈیزیز جو ہے وہ بگڑتی رہتی تھی. پھر جو روماٹوائڈ کی ڈرگز ہیں, روماٹوائڈ آرتھرائٹس کی, وہ یہاں پہ یوز کی گئی. ان میں سلفاسیلازین ہے, میتھوٹریکسیٹ ہے, لفلونامائڈ ہے. جتنا ڈیٹا ہے ان پہ اسٹڈیز ہے وہ ان میں سے کوئی بھی بہت زیادہ افیکٹو نہیں ہے. تو پاکستان میں تو ریسنٹلی اب تک وہی یوز ہو رہی تھی, لیکن اب پاکستان میں بھی پچھلے 2-3 سالوں سے میرے ایک دو پیشنٹس کو بات کرنے کا یا ملنے کا اتفاق ہوا جن کو سوریاٹک آرتھرائٹس ہے. تو پاکستان میں بھی بایولوجکس اویلیبل ہیں, صرف اس کی جو اویلیبلٹی ایشو نہیں ہے, کاسٹ کا ایشو ہے. ظاہر ہے کہ ایکسپینسو اور ہر شخص شاید نہ بھی افورڈ کر سکتا ہو کیونکہ وہاں پہ انشورنس کور نہیں ہے, نہیں اس طرح کی انشورنس کوریج. تو جو یہ بایولوجک ایجنٹس ہیں, جو ٹارگیٹڈ ٹریٹمنٹس ہیں, جو امیون سسٹم کے سائٹوکائنز یا جو انفلیمیٹری سیلز ہیں جو ان کو بلاک کرتے ہیں, وہ بہت افیکٹو ہیں سوریاٹک آرتھرائٹس میں. سو مچ سو کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ کین ماڈیفائی دا کورس آف دا ڈیزیز, وہ ڈیزیز کو بالکل ریمیشن میں لے جاتے ہیں, اسکن بھی اور جوائنٹ بھی. تو جس وقت ہم فیلو تھے آج سے کوئی 12-13 سال پہلے, اس وقت بایولوجکس میں ایک ہی کلاس تھی جو اس کے لیے اویلیبل تھی, جس کو ہم اینٹی TNFs کہتے ہیں, جس میں انبرل ہے, ہیومارا ہے. اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اب نئے سے نئے ٹارگیٹس جو ہیں وہ ڈسکور ہو رہے ہیں اور ان کی اگینسٹ ڈرگس بھی بن رہی ہیں, جس میں IL-17 بلاکرز ہیں, سیکیکونیمیب ہے, اسی طرح جو ہے اب CD20 انہیبیٹرز جس میں وہ ہے اورینسیا ایبٹیسٹ ہے. اور اب ایک نئی پل ہے جو کہ سیلولر انزائم کو بلاک کرتی ہے, تو وہ بایولوجک نہیں ہے لیکن وہ سیلولر انزائم کو بلاک کرتی ہے, اوٹیسلا کے نام سے, وہ اویلیبل ہے. سو اب کافی آپ کے پاس چوائسیز موجود ہیں آج سے 10 سال پہلے کے مقابلے میں امریکہ میں, اور اب پاکستان میں بھی پیشنٹس کے پاس چوائسیز موجود ہیں. اچھا, آپ نے یہ اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے کیونکہ اب اوور آل کچھ کنٹریز کے اندر ان بایولوجک ڈرگس کی بایو سملرز بھی بن رہی ہیں جو ان کنٹریز کے لیے مور افورڈیبل ہوں گی جہاں پر اوریجنل جو فرسٹ برانڈ نیم بایولوجکس تھے وہ نہیں لانچ ہو سکے. سو آئی تھنک دس از اے گڈ ٹائم کہ پیشنٹس جو ہیں ان کو اپرچونیٹیز مل جائیں گی ٹریٹمنٹ کی. لاسٹ تھنگ جو ہم ریپ اپ کریں گے سیشن کو, یہ بتائیں کہ ایسوسیشن آف سوریاٹک آرتھرائٹس کا جو میٹابولک ہیلتھ کے ساتھ ریلیشن شپ ہے وہ کیا ہے اور اس پہ کیوں دھیان دینا ضروری ہے؟ اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو بھی انفلیمیٹری ڈیزیز ہو, چاہے سورائسس ہو, سوریاٹک آرتھرائٹس ہو, روماٹوائڈ آرتھرائٹس ہو, وہ باڈی میں ہائی اسٹیٹ آف انفلیمیشن کریٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے آرٹریز کا ہارڈن ہونا, اس کے اندر ہارٹ اٹیک کا رسک, اسٹروک کا رسک بڑھ جانا, یہ سارے انفلیمیٹری ڈیزیزز میں کامن ہے, اس لیے ان کو ٹریٹ کرنا بہت ضروری ہے. دوسرا یہ ہے کہ سورائسس میں ایک ٹرم ہے جس کو کہتے ہیں ریپڈ سیل ٹرن اوور, کہ اسکن جو ہے وہ پرانی اسکن بہت جلدی ایک تو ریپڈ پیس پہ بنتی ہے, ڈسٹرائے ہوتی ہے. تو جب باڈی اتنا ریپڈ پیس پہ سیل ٹرن اوور کرے تو اس کے اندر چانسز ہوتے ہیں کہ وہ جس کو میٹابولک سنڈروم کہتے ہیں وہ چیزیں رائز کرنا شروع کر جاتی ہیں, جیسے کہ یورک ایسڈ رائز کرنا شروع کر دیتا ہے,
gout commonly associated है psoriatic arthritis के साथ, और inflammatory process की वजह से blood pressure का बढ़ जाना ज़रूरी है. Weight का commonly link देखा गया इसके साथ, तो obesity, fatty liver disease बहुत common हो जाती है, rapid cell turnover की वजह से liver जो है वो fat store करना शुरू कर देता है. तो ये चीज़ें इसलिए भी important है इस disease को treat करना. Thank you so much for this valuable information, Fazal. We look forward to more sessions, but this was very valuable. Thank you. Hope you will come back to our show and share more information. Inshallah. Thank you.